हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी राज्य खुशी कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज ये राष्ट्रपति की सीरीज़ में ही दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में राष्ट्रपति को जो जो न्यायिक कार्यों की विधायिक शक्तियाँ और भी आयोग, विभिन्न आयोगों का गठन करता है, जैसे राष्ट्रपति वित्त आयोग हो गया, अंतर्राज्यीय आयोग हो गया, ये कुछ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गए, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गए, इन सबका गठन जिस आधार पर करता है वो सब बातें, और नेशनल इमरजेंसी के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, उस चीज़ की बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आराम से तसल्ली बख्श बैठ के देखें। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ ये ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए, ये सभी के लिए बराबर उपयोगी है, समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि पॉलिटिक्स हो, जीके हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ जीके बदल जाती है। कि किसी, मान लो कि आरपीएससी में पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो उस टाइम और कोई है, समझ लो, और किसी दूसरे में और कुछ पूछ रहे हैं। जीके तो वही सेम रहती है ना, करंट जीके में चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें विधि आयोग, वित्त आयोग, किसी में वित्त आयोग 280 में है, तो ऐसे थोड़ी किसी दूसरे एग्जाम में कर देंगे 200 आर्टिकल 290 में है। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बराबर उपयोगी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरी वीडियो के इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखें, ध्यान से देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के। अब इसमें सबसे पहले दी गई है इसको न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 72 दिया गया, समाधान की शक्ति दी गई। समाधान की शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई। कोई भी क्रिमिनल अपराधी है ना, इनको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, वो किसी में क्या क्या कर सकता है कि भाई जैसे किसी को मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त है तो उसकी मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, उसको मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, ऐसे उसको मतलब छोटे कर सकता है, या फिर उसको ख़त्म भी कर सकता है, उसमें विराम लगा सकता है। किसी को फांसी दी गई है, किसी की मृत्युदंड का दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान दे दी, और उसने राष्ट्रपति के पास अप्रूवल भेज दिया, तो वो उस पर रोक लगा दे कि भाई इतने दिन इसको फांसी नहीं दे सकते। ऐसे ये समाधान की जो शक्तियाँ हैं सब ये दी गई हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, आर्टिकल 72 के अंडर में। अभी इसमें क्या है कि शायद 5 प्रकार से दी गई हैं ये। एक तो वो उस सज़ा को ना पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, कोई भी सज़ा है, जैसे कि मतलब आजीवन कारावास है, सश्रम है, तो उसको अड़गी कर सकता है, उसको कुछ उम्र के लिए, कुछ सालों की घटा सकता है, ऐसे कुछ भी कर सकता है लघुकरण। जैसे क्षमा कर दे, उसको पूरी तरह से माफ़ कर दे। किसी को मृत्युदंड प्राप्त है उसको माफ़ कर दे, बल छोड़ दिया जा, तो किसी को सज़ा मिली 5 साल की, उसको माफ़ कर दे, चल जा भाई तू। या फिर उस सज़ा के ना प्रकृति बदल दी, समझ रहे हो, उसके छोटी कर दे। जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास बदल दे, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दे, ऐसे उस सज़ा की प्रकृति बदल दे, चेंज कर दे, उसको छोटा कर दे। समझे, एक जैसे कि मान लो कि सज़ा उसको कठोर कारावास की दी गई है, 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा है, तो उसको घटा के 15 साल कर दे, 15 साल के लिए कठोर कारावास कर दिया। या फिर किसी को साधारण कारावास हो रखा है 10 साल का, तो उसको 5 साल कर दिया, 8 साल कर दिया। ऐसे उसको बिना उसकी प्रकृति को बदले हुए वो घटा सकता है। ठीक है, अगली बात आती है कि रोक देना। जैसे किसी ना कोई सज़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, किसी मुजरिम को, किसी अपराधी को, तो उस सज़ा को रोक देना कुछ समय के लिए, कि भाई हाँ अभी इसको ना ये सज़ा नहीं दे सकते आप। जैसे मेनली क्या होता है कि जिनको, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके बारे में ज़्यादा काम करती है ये रोकने वाला काम। तो कि भाई अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़े महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए रोक होल्ड कर दिया जाए उस सज़ा को, उसके बाद में फिर उसे वापस सज़ा दे दी जाए। समझे, तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति दी गई है, समाधान की शक्ति। ठीक है, ऐसी बात की जाए तो आर्टिकल 161 में ना, 161 ही है, आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी दी गई है समाधान की शक्ति, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है वो। ठीक है, मृत्युदंड को सिर्फ राज्यपाल ही क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं।
राज्यपाल और कुछ छोटी मोटी गुण में बदलाव कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि जितने राष्ट्रपति को जितने न्यायिक कार्यों के मामले में जितनी छूट मिली हुई है ना आर्टिकल 72 के तहत, उतने राज्यपाल को नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी अगली बात आती है आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेगा। जो एमपी बन चुन के आए हैं उनमें से बहुमत प्राप्त दल के नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, और उस प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मंत्रियों का डिसाइड पीएम करेगा और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 75 में बताया, 75 में पीएम है। आर्टिकल 76 क्या कहता है, माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल होता है ना जो, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। माननीय विधि सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ये भारत संविधान का। ठीक है, ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, मानवाधिकार जो ये है, ये आर्टिकल 76 में ये कहा गया है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके बारे में वैसे अलग बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि मानवाधिकार क्या होता है। मानवाधिकार सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। उसके बाद में ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसको कोई बंदी नहीं है, इसकी कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल ही किसी भी सदन में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन सदन की कार्यवाही में मतदान नहीं कर सकता, ये किसी भी बहस में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अगर कोई किसी प्रस्ताव पे, किसी विधेयक पे वहाँ पे मतदान हो रहा है तो उसमें ये मतदान नहीं कर सकता, मतदान का अधिकार नहीं है इसको। ठीक है, और उसके अलावा ये भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सुनवाई का अधिकार है इसको, समझे। उसके बाद में क्या आती है कि इसको सैलरी की बात आती है। तो सैलरी मानवाधिकार अटॉर्नी जनरल की सैलरी डिसाइड करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 76 के तहत ही, समझे। अब बात आती है अगला आर्टिकल 124। अभी आर्टिकल 124 क्या कहता है, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई प्लस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नॉर्मल सी बात है, आर्टिकल 124 के तहत होती है, समझे भाई। सीजीआई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और उसी की हेल्प से, उसकी सहायता से, उसकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब बात आती है कि आर्टिकल 216 के तहत हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड राष्ट्रपति करता है भाई। ठीक है, और आर्टिकल 217 के तहत हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे 3 बात है, आप ध्यान से गौर करना इस चीज़ पे कि सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 217 के तहत। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड करती है संसद। संसद डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में 30 सदस्य होने चाहिए, 30 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन राज्यों में, किसी राज्य में कितने न्यायाधीश होने चाहिए ये डिसाइड करेगा न्यायाधीशों। उस राज्य में, हरियाणा में इतने न्यायाधीश होने चाहिए, तो उस चीज़ का डिसाइड करेगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 216 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कौन डिसाइड करेगी, संसद करेगी। राज्यों में किसी स्टेट हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 216 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 124 के तहत। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 217 के तहत। ठीक है, अभी अगली बात कौन सा आता है, आर्टिकल 148 आता है। आर्टिकल 148 में सीएजी का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में कहा गया है कि कैग की नियुक्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, ये कैग क्या होता है, ये कैग होती है ना जो ये सरकार के लेखाओं का परीक्षण रखती है, ये कौन सा पैसा कहाँ गया, कहाँ आया, कितना क्या खर्चा हुआ, वो सब चीज़ें ना कैग ही उस चीज़ को ध्यान में रखती है, कैग ही उस चीज़ का ब्यौरा रखती है। ठीक है, इस चीज़ के काम आते है कैग। आर्टिकल 155 की बात आती है अगला।
आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 155 के तहत करता है। ठीक है। आर्टिकल 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और प्लस अन्य 3 आयुक्त। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और प्लस में 3 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। तो उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आते हैं इसके विधायी कार्य। ठीक है। कुछ विधायी कार्यों के लिए भी इसको छूट दी गई है राष्ट्रपति को। उन चीज़ों के बारे में बताया गया कि विधायी कार्य मतलब विधायिका में कुछ कार्य हैं इसकी विधायिका में कुछ छूट दी गई है, जैसे कि लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के बारे में। वो सब चीज़ें आगे टाइम जैसे जो बढ़ते जाएंगे ना बताते जाऊँगा आपको। पहले बताते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के तहत सबको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 80 के तहत करता है। वो उसके लिए क्या शर्त है कि वो साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट होना चाहिए, उसमें कोई विशेष कार्य होना चाहिए उनके। ठीक है। उसमें विशेष प्रसिद्धि रखते हैं, उन्हीं को वो 12 सदस्यों में मनोनीत करेगा। ठीक है। बात आती है ये चीज़ दूसरों को ध्यान रखता है, ये कोई नहीं ध्यान रखता है कि लोकसभा में भी सदस्य मनोनीत करता है कि राष्ट्रपति? जी करता है। लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को शुरू भी वही करेगा और समाप्ति भी वही करेगा और लोकसभा को भंग भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। समझे? ध्यान रखना कि जब संसद शुरू होगी, संसद की शुरुआत होती है तो उसमें पहले सत्र को संबोधित करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। और जब संसद का सत्र अवसान होता है, संसद समाप्त होती है, तो उसकी समाप्ति राष्ट्रपति ही करेगा अपने भाषण के द्वारा। ठीक है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने ज़्यादा टाइम न होना चाहिए, तो सबको पता ही होता है मेरे हिसाब से। ठीक है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे लोकसभा को भंग भी कर सकता है टाइम से पहले। ये चीज़ भी आर्टिकल 85 में छूट दी गई है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद के सत्र की शुरुआत भी और समाप्ति भी, और कि राज्यसभा कभी विघटन होता नहीं है तो लोकसभा विघटन होता है, लोकसभा खत्म होती है, लोकसभा भंग होती है, तो उसको राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है। अभी अगली बात आर्टिकल 87 क्या होती है? आर्टिकल 87 होती है संसद सत्र की शुरुआत थी, समाप्ति थी 85 में, और 87 में संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करेगा वो। ठीक है। जैसे चुनाव के बाद में जो होती है ना, लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद में लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उस लोकसभा की बैठक के लिए स्पेशली लोकसभा चुनाव के बाद संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करेगा, लोकसभा की प्रथम बैठक को संबोधित करेगा, उसका अभिभाषण, अपने अभिभाषण देगा, उसमें भाषण देगा, संबोधित करेगा। ठीक है। अभी बात आती है, अभिभाषण होता है ना, इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है, आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। जो अभिभाषण, जो इस बैठक में राष्ट्रपति, सॉरी आगे पीछे हो जाता है, इस बैठक में जो शुरुआत की बैठक है, इसमें राष्ट्रपति जो अभिभाषण देगा, जो संबोधित करेगा सदन के सदस्यों को, वो अभिभाषण कौन तैयार करता है? वो अभिभाषण संसद, उस सदन के मंत्रिमंडल तैयार करती है। ठीक है। अभी आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 3 प्रकार की छूट देता है राष्ट्रपति को, कि कोई भी सदन किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास मतलब राष्ट्रपति के पास क्यों भेज रहे हैं कि कोई भी विधेयक होता है वो तब लागू होता है जब उस पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देता है, राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देता है, राष्ट्रपति उसमें अपनी सहमति दे देता है, तो वो विधेयक बनता है। ठीक है। तो वो विधेयक पारित होता है। तो उस विधेयक को पारित करने के मामले में उसको 3 प्रकार, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की छूट दी गई है। पहला क्या है कि विधेयक आते उसको स्वीकृत कर दिया, पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, देख के साइन, चल भाई जाओ। दूसरी बात होती है कि विधेयक को अस्वीकृत कर दे। ठीक है। तीसरा होता है राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए उस सदन को वापस भेज दे। ठीक है। राष्ट्रपति को कुछ उसमें पसंद ना आए, कुछ अच्छा ना लगे, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है सदन के पास कि भाई इस पर एक बार दोबारा से विचार करो, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ठीक है। वापस भेज दिया। ये अस्वीकृति वाला इसमें गड़बड़ है। ये अस्वीकृत, इसको राष्ट्रपति एक बार अस्वीकृत कर सकता है। ये अस्वीकृत होकर वापस सदन के पास चला गया, जिस भी सदन ने, जिसने भी विधेयक को पारित करके भेजा था, जो सदन ने वापस चला गया, तो उसके बाद में
वो सदन अगर इसे वापस दोबारा से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो उसे हर हाल में उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उसमें अपनी सलाह दे अपनी सहमति देनी पड़ेगी, उसमें मना नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, उसको बनने से रोक सकता है। राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता, सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। जैसे कि भी उसको ऐसे विरोध कर दिया, उसको वापस भेज दिया पुनर्विचार के लिए, तो थोड़े दिन में फिर पारित होकर फिर आ जाएगा वापस, तो उसे अपने साथ सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी इस मामले में भी ये अस्वीकृति पुनर्विचार वाला और ये विधेयक स्वीकृति वाला, इसमें में विटो पावर दी गई है राष्ट्रपति को 3 प्रकार की, जेबी विटो, पॉकेट विटो बोलते हैं, जैसे निलंबित विटो, अत्यंतिक विटो। ठीक है, उन विटो पावर के बारे में आगे किसी वीडियो में इस तरह चर्चा करेंगे अपना, कि कौन से राष्ट्रपति ने पहली बार इस विटो का यूज़ किया था, जैसे जेबी विटो या पॉकेट विटो हो गई, या फिर अत्यंतिक विटो हो गई, निलंबन विटो हो गई। ठीक है, विलंबन विटो, तो उनके बारे में ना वहाँ पे आपको डिटेल से चर्चा मिलेगी, डिटेल से बात करने को मिलेगी। ठीक है, अभी बात अगला आर्टिकल क्या है इसमें, अगली स्लाइड देखते हैं। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वायसराय भी एक अध्यादेश जारी करते थे ब्रिटिश काल में, उनको छूट दी गई थी। तो वायसराय कौन से एक्ट के तहत अध्यादेश जारी वायसराय कौन से एक्ट के तहत अध्यादेश जारी करता था, मेरे ध्यान आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ, 1861 में, सॉरी 1961 नहीं, 1861 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत वायसराय अध्यादेश जारी करता था। अभी अपना राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, 123 का, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत लागू जारी करता है राष्ट्रपति अध्यादेश। ठीक है, अब बात आती है कि ये अध्यादेश राष्ट्रपति होता है जो अध्यादेश जारी करता है विश्रांति काल में जारी करता है, मतलब कि जिस टाइम संसद के सदन के 70 नहीं हो रहे होते हैं तभी इसका मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इसका मैक्सिमम टाइम होता है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह इस संसद का सत्र शुरू होने से पहले बाद में होता है। ठीक है, मान लो कि अभी एक संसद सत्र से है, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का अंतर होता है। ठीक है, तो ये विश्रांति काल में तो लागू रहेगा 6 महीने तक, तो ये अध्यादेश जारी लागू रहेगा राष्ट्रपति का। ठीक है, उसके बाद में संसद का सत्र बैठा, संसद बैठी। ठीक है, तो संसद ने उस अध्यादेश को अगर स्वीकृति नहीं दी अपनी, तो वो संसद सत्र शुरू होने के सिर्फ 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। 6 सप्ताह का मतलब 42 दिन, तो 6 माह तो ये हो गई, 42 दिन ये हो गए, यानी कि 7 माह 12 दिन तक मैक्सिमम लागू रह सकता है बिना संसद की सहमति के। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश लागू करेगा तो विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करता है। वो अध्यादेश पारित हो गया, उसके बाद में संसद बैठी, संसद का सत्र शुरू होता है और संसद ने उस चीज़ को अपनी सहमति नहीं दी, उस पर असहमति जता दी, तो भी वो 7 माह 12 दिन तक तो लागू रहेगा, उससे कम तो हट ही नहीं सकता वो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम है ये। अगर मान लो कि हो सकता है कि विश्रांति काल में 4 महीने बाद में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया हो कोई। ठीक है, तो अध्यादेश 2 महीने बचे हैं संसद का सत्र शुरू होने में, 2 महीने वो, 1 महीना 12 दिन वो, 3 महीने 12 दिन तक लागू रहा। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है 7 माह 12 दिन का, ध्यान रखना। ये एक बार दोबारा से देख लो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, विश्रांति काल में जारी करता है, जो संसद के सत्र नहीं हो रहे होते उस टाइम राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, मैक्सिमम संसद सत्र शुरू होने के बाद में मैक्सिमम 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, 42 दिन तक लागू रह सकता है। तो इस आधार पर किया जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 7 में 12 दिन तक कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति का लागू रह सकता है, जब तक उस यानी कि उसे संसद ने अप्रूव नहीं किया हो, संसद ने अपनी सहमति नहीं दी हो। अगर संसद उस पर सहमति दे देती है तो वो फिर अगले टाइम के लिए लगा जा सकता है, वो 3 साल के लिए। ठीक है, अभी आर्टिकल 331 ये पीछे बताया था ना आपको, आर्टिकल 331 है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य, 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में, आर्टिकल 331 के तहत। आर्टिकल 239 है, आर्टिकल ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना,
ये राज्यपाल को भी मिली हुई, उपराज्यपाल को आर्टिकल 239 के तहत, 321 के तहत, 213 के तहत, 213 के तहत राज्यपाल को मिली हुई है, 239 क के तहत उपराज्यपाल को मिली हुई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा, ये मैं भूल गया वहाँ पे बतानी। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 239 क के तहत उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, 213 के तहत राज्यपाल को। ठीक है, तो आर्टिकल 239 के तहत जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश हैं जो, उनमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 239 के तहत। अभी आगे और कुछ है, हाँ, आयोगों का गठन अभी तो रह ही रहा है। आर्टिकल 263 के तहत, मतलब ये आयोग अलग अलग उनके बारे में बताया गया है। जैसे आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 263 के तहत। ठीक है, ये राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसे बनाई जाती है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, आर्टिकल 280 क्या है? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, ये सबको पता होता है और ये मैक्सिमम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 इम्पोर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों का गठन करता है। आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग और 338 के आगे क्या और लगा दोगे तो अनुसूचित जनजाति आयोग, बस इतना। 338 ध्यान रखना आपको। आर्टिकल 338 में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन करता है। अभी उससे लगते क्रम में ही, अगले सीरियल में ही आर्टिकल 340 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आयोग का गठन करता है। ओबीसी आयोग का गठन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 340 के तहत। मेन इंपॉर्टेंट बात आ रही है आगे, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 344 में क्या? आर्टिकल 344 ये कहता है कि राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, ये भाषा आयोग का गठन कैसे होगा? ये भाषा आयोग का गठन इस आधार पर होगा कि जब संविधान लागू होने के बाद में फर्स्ट टाइम करेगा तो 5 साल बाद में करेगा भाषा आयोग, यानी कि पहले भाषा आयोग का गठन 5 साल बाद में किया जाएगा। उसके बाद में हर 10 साल के बाद में भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसका कार्यकाल, इसका टाइम कितना है? 10 साल है भाषा आयोग का गठन। भाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 344 के तहत करता है। यह आपातकालीन शक्तियाँ ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से ली गई है। ठीक है, वाइमर संविधान से ली गई। जब वाइमर बोला जाता है वहाँ के संविधान को, जर्मनी के संविधान को, तो वहाँ से हमने ये, वहाँ पीछे वाले वीडियो में ना बताना भूल गया आपको, उसमें डाल नहीं पाई। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति से संबंधित है जो, ये आपातकाल हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया, जर्मनी के संविधान से ग्रहण किए हैं। ठीक है, अभी क्या है ये बता देते हैं आपको कि भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगा सकते हैं हम। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपातकाल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी, उसमें बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूँ। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जब देश पे किसी ने, दूसरे देश ने अटैक कर दिया हो, ठीक है, या फिर अंदर बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे दंगे हो गए हों, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ठीक है, मतलब आंतरिक अशांति, या फिर आंतरिक अशांति पहले था, उसके बाद में इसको अनुमोदित करके और 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो गया हो देश के अंदर, तो या फिर कोई दूसरे देश ने हमारे पर अटैक कर दिया हो तो, ठीक है, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाया जाए। कि नेशनल इमरजेंसी की बात में सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो पूरे देश में लगेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, पूरे देश में लगाना कोई ज़रूरी नहीं। इसे देश के किसी भाग में, स्पेशल पर्टिकुलर किसी भाग में भी लगाया जा सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लगा दें, वेस्ट में लगा दें, साउथ में लगा दें, किसी एक पर्टिकुलर भाग पे भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद में है आर्टिकल 356 संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को जब लग रहा है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, ठीक है,
तो वहाँ पे संविधान तंत्र पूर्णतः विफल हो गया है, समझो वहाँ की गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से या फिर उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पे और संसद के अनुमोदन के द्वारा, संशोधन उसके बाद में करती है, पहले घोषणा कर चुका हो तो राष्ट्रपति उससे पहले घोषणा कर देता है कि हाँ उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगा दिया गया है। सबसे पहले बार ये पंजाब में लगाया गया था 1957 में, ये सॉरी गलत लिख रखा, 1957 में लगाया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये बात होगी संवैधानिक आपातकाल की घोषणा हो गई। उस ये घोषणा होने के बाद में ना, संवैधानिक आपातकाल किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा करने के बाद में उसके बाद में 2 महीने के अंदर में संसद द्वारा इस चीज़ का अनुमोदन करना होता है। आर्टिकल 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल कहता है। देश में वित्तीय आपातकाल लगाना हो, ऐसी स्थिति बन गई हो कि भारत की साख खराब हो गई हो, वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चली गई हो, जीडीपी बहुत डाउन चली गई हो, ना कोई भी वर्ल्ड बैंक वगैरह कोई हमें उधार नहीं दे रहा हो पैसे, तो उस सिचुएशन में हम वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। इस चीज़ की हमारा संविधान हमें छूट दे रहा है कि राष्ट्रपति उस स्थिति में आर्टिकल 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, जिसमें जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं और जितने भी कर्मचारी उनके वेतन भत्तों में कटौती भी की जा सकती है, उनके वेतन भत्तों में कमी भी की जा सकती है। ये चीज़ हमें आर्टिकल 360 बताता है, ठीक है। तो बस इतना ही मेरे हिसाब से हो गया ये, हाँ जी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार ये चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्जॉय करें। ओके, थैंक यू।